जेपी मॉर्गन ने कहा था, मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। यानी कि यदि आप बाजार में पैसा बनाना चाहते हो, आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद जरूर लेनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है? बिल्कुल एक टूल है। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही देखिए आप। सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक आपने डिफेंस कहा था जी, और तब डिफेंस के स्टॉक चल नहीं रहे थे जी, और एक मुझे ध्यान है कि आपने कहा था कि ईरान की तरफ से कोई वॉर हो सकता है या ईरान के ऊपर वॉर हो सकता है। उस समय सच बता रहा हूँ कि उस वीडियो देख के मुझे भी लगा यार नरेश जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस समय और ये अचानक से हुआ। अब ये दो वीडियो मुझे याद आ रहे हैं, बैक टेस्टिंग करते चले और आप जाके एस्ट्रो नरेश में देख सकते हैं ये कब हुए थे और ईरान का कब हुआ था, ये आपने बताया था। बिल्कुल। 92 में सेम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होता है, गुरु केतु के नक्षत्र में होता है, बाजार टूटता है, जबरदस्त वाला टूटता है। 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2020 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है। मीन्स ऐसा एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, मीन्स हर बार ऐसा कैसे हो सकता है नीरज जी कि गुरु 1, 5, 9 राशि में है, गुरु के षटाष्टक में या शनि है या राहु है या वो केतु के प्रभाव में है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, बाजार टूट रहा है। गुरु की जो पिछले 40 साल की मूवमेंट है उसको मैंने ट्रैक करने की कोशिश की, तो मेरी एक बात समझ में आती है कि यदि गुरु ठीक है तो बाजार ठीक है, यदि गुरु खराब है तो बाजार खराब है। बाजार चलेगा गुरु से ही, सेक्टर चलेंगे बाकी प्लैनेट से। नमस्कार दोस्तों, द एंड शो में आपका स्वागत है और आज का पॉडकास्ट बिल्कुल अलग तरीके का होगा, बहुत ही खास। आमतौर पे जब मार्केट हम लोग ट्रैक करते हैं तो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं या टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मार्केट समझने में, मार्केट प्रेडिक्शंस में, सेक्टर को समझने में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पहले भी होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या अलग अलग फोरम पे एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब एक सवाल उठता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। बहुत सारे लोग मार्केट के इससे डिसएग्री करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से मार्केट को कैसे देखा जा सकता है। तो अगर हम बहुत पुराने समय में जाएं, तब भी एस्ट्रोलॉजी से पहले कुछ नहीं था। मार्केट तो आपने अभी सीखा है, चार्ट पैटर्न तो भी 10, 50, 100 साल के ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पहले देखा। फंडामेंटल तो आप देखते थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे पहले थी। तो एस्ट्रोलॉजी का मार्केट से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए मार्केट को समझा जा सकता है? ये क्या पहेली है? आज का पॉडकास्ट इसी पे है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं कोरिलेट होती हुई दिखती हैं, बहुत सारी घटनाएं आपको आश्चर्यचकित लगती हैं, जहाँ पे आपको फंडामेंटल फेल हो जाता है, जहाँ पे आपके टेक्निकल चार्ट्स फेल हो जाते हैं। तो कोई और चीज़ है क्या जिसको हम एक और टूल की तरह यूज़ करें? जब आप चार्ट यूज़ करते हैं, आप फंडा देखते हैं, चार्ट बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी उसका एक टूल हो सकती है क्या? आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ हैं नरेश अरोड़ा जी, एस्ट्रो नरेश। नमस्ते। नरेश जी की खासियत यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने इनको ट्रैक किया तो इनके प्रेडिक्शंस बहुत सही गए हैं। मार्केट में जो ये कहते हैं लार्जली वो सही होता है। तो मैंने कहा नरेश जी से पूछ लिया जाए कि मार्केट और एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या संबंध है। नरेश जी, एक मार्केट में पहली लोगों के बीच में कि क्या वाकई मार्केट देखा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? जेपी मॉर्गन ने कहा था, मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। यानी कि यदि आप बाजार में पैसा बनाना चाहते हो, आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। इंट्राडे में हो सकता है कि कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, वो टेक्निकल्स में भी होती हैं, वो आपका ब्रेकआउट भी फेल होता है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है। वो ये कहकर निकल जाते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट था। अब एस्ट्रोलॉजर को तो जो मान लिया, वो बोल दिया एस्ट्रोलॉजर ने, वो ब्रह्म वाक्य समझ लिया जाता है। ये हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की है, तो इमीडिएटली वो ब्लेम भी शुरू हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, ये गलत हो गया। जब आपका कोई रिजल्ट आता है, हम देखते हैं बिजनेस चैनल के ऊपर आज रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, आज L&T का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक पिटा हुआ है। फंडामेंटली सुबह डिस्कशन चल रही होती है कि आज ये रिजल्ट आएगा तो शेयर भागना चाहिए, लेकिन स्टॉक किसी कारण से, किसी अन्य कारण से पिट जाता है। इसी प्रकार फेक ब्रेकआउट हो जाता है टेक्निकल में,
आप टेक्निकल को एनालाइज करते वक्त चार्ट पैटर्न देखते हो, कैंडलस्टिक देखते हो, आरएसआई देखते हो, बलिंगर बैंक देखते हो, तमाम तरह के टूल लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद पता लगता है बाजार में कुछ और ही हो गया। बाजार मोमेंटम के ऊपर प्ले कर गया और मोमेंटम नेगेटिव था। सारा कुछ ठीक है, मान लीजिए आज कोई बड़ी घटना विदेश से आ जाती है या कोई बैंक विदेश में डूब जाता है जिसका संबंध इंडिया से होता है, कोई ऐसी पॉलिसी चेंज हो जाती है जिसका संबंध इंडिया से होता है, बाजार टूट जाएगा। वहाँ पर सारी चीज़ें, आपकी टेक्निकल भी फेल हो जाते हैं, आपके फंडामेंटल भी फेल हो जाते हैं, बाजार सेंटीमेंट के ऊपर प्ले कर जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में यदि हम इसको प्लैनेटरी पोजीशन को जज कर लें तो बड़े आराम से हम लॉन्ग टर्म पैटर्न पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ेंगे कैसे? 3 तरह के ग्रह। क्या हम ये पहले तो ये तय हो जाए कि एस्ट्रोलॉजी का समझ, जैसे आप चार्ट देखते हैं, चार्ट में भी लोग मतलब अगर 60% कोई सही पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा चार्ट इसमें मानता हूँ जी, अपनी कमियां कोई बताता नहीं बिल्कुल कि 10 में कितनी बार वो गलत पढ़ते हैं, दिन में 50 बार वो गलत पढ़े कि नहीं पढ़े। फंडामेंटल एनालिसिस में भी यही चीज़ होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है? बिल्कुल एक टूल है। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही देखिए आप। सर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। मान लीजिए कॉपर का कारक मंगल है, मंगल इस समय बड़ी वैसी पोजीशन में केतु के साथ है। शास्त्र कहता है कि जब पाप ग्रहों की युति होती है तो संबंधित कमोडिटी चल पड़ती है। मान लीजिए मंगल की कमोडिटी कॉपर है, या मंगल को हम डिफेंस से देखते हैं, मंगल से डिफेंस का विचार किया जाता है, पराक्रम का कारक है ना मंगल। तो यदि वो पाप ग्रह के प्रभाव में है तो अल्टीमेटली वो अपने से संबंधित चीज़ों को तेज कर देगा। वो कौन से समय पर तेज करेगा? मान लीजिए मंगल और केतु का कंजंक्शन हुआ 7 जून को, 28 जुलाई तक है वो लगभग 1.5 महीने का पीरियड है, 1.25 महीने का। वो 1.25 महीने के पीरियड में वो कब तेज करेगा, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि उस अवधि में कॉपर तेज होगा। आज हम जब ये शूट कर रहे हैं तो अमेरिका में कॉमेक्स के ऊपर कल रात को कॉपर 10% से ज़्यादा तेज हो गया था। सिर्फ एक लेटर निकली, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि कॉपर को इंपोर्ट करने के ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा। कॉपर उससे ही 50% 10% भाग निकला। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो कॉपर 3% टूटा हुआ है। तो अल्टीमेटली उसने ये बता दिया कि मंगल केतु का कंजंक्शन है तो कॉपर में तो हलचल होगी होगी। हमने पीछे कॉपर देखा कि ऑल टाइम हाई भी मार गया। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब आपने शो की शुरुआत की है तो आपने ये बोला कि उस समय बाजार नहीं था, लेकिन उस समय कमोडिटी थी, गोल्ड उस समय भी था, सिल्वर उस समय भी था, ट्रेड उस समय भी था, सारी चीज़ें थी। तो जो प्लैनेट्स के कलर हैं उस कलर की कमोडिटीज़ डेडिकेट की गई हैं। जब हम वारामिहिर जी की वो पढ़ते हैं, बृहत संहिता पढ़ते हैं, जिसको हम संहिता ज्योतिष बोलते हैं या मैदिनी बोल देते हैं, तो उसमें कमोडिटीज़ के कलर डिफाइन किए गए हैं। गोल्ड को जो है वो जैसे सूर्य से देखा जा रहा है, मंगल से देखा जा रहा है, गुरु से भी देखा जा रहा है, या राशियां डिफाइन की गई हैं। जैसे हम गोल्ड को यदि हमने देखना हो तो मेष राशि से देखते हैं, मकर राशि से भी देखते हैं, आज की डेट में सिंह राशि से भी देखा जाता है क्योंकि सूर्य की राशि है। तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार सुधार हो रहे हैं। जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं जिनको रिसर्च का ज़्यादा शौक है, वो अपने तरीके से चीज़ों को डिफाइन भी कर रहे हैं बाजार के लिहाज से। बाजार उस समय तो था नहीं। जैसे मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं यदि आज एक चीज़ हो रही है तो ऐसी पहले कब हुई थी, ऐसा प्लैनेटरी पोजीशन पहले कब था, वो आगे हम शो में चर्चा करेंगे, उससे क्या असर पड़ा था। जैसे पिछले साल का मेरा कैलकुलेशन था कि जो है वो जुपिटर की पोजीशन इस तरह की आ रही है कि हमें गोल्ड के ऊपर बैट करना चाहिए। ये लास्ट अप्रैल का मेरा बैट था। तो लास्ट अप्रैल से आज की डेट तक आप देखिए गोल्ड का रिटर्न कितना निकल गया। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो जब हम उसको थॉरली स्टडी कर लेते हैं, प्लैनेट, उससे रिलेटेड कमोडिटी, फिर शास्त्र में ये बताया गया कि कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट के साथ कंबाइन होगा तो उसमें तेजी आएगी या उसमें मंदी आएगी या मंदी होकर तेजी आएगी। अब 9 ग्रह हैं, 9 में से शनि 2.5 साल बाद राशि बदलेगा। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में लोगों के सामने रखूं कि जो नरेश जी कह रहे हैं उसको भी डिकोड करेंगे। एक एक चीज़ है कि एक इंसान है, उसके ऊपर धूप का, बारिश का, सर्दी का, गर्मी का, जगह का, आप किसी ठंडे प्रदेश में तो सर्दी लग रही है, गर्म प्रदेश में चले गए तो गर्मी लग रही है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है और ये प्लैनेटरी पोजीशन से मूव होते हैं। तो 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों की गणना से मार्केट क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे शनि है, शनि 11 राशि में थे, ठीक है, अभी 12 राशि में आए हैं 29 मार्च को। शनि जब अपनी राशि में थे तो आप रियलिटी इंडेक्स देख लीजिएगा, कुछ ना करिए, रियलिटी इंडेक्स देखिए और निफ्टी को उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। अब शनि चूंकि लेबर इंसेंटिव चीज़ों के कारक हैं, रियलिटी सारी लेबर से आती है,
तो शनि के इस ट्रांजिट के दौरान, पिछले 5 साल का शनि का ट्रांजिट देखिए, अपनी राशि में थे जब, मकर में और उसमें कुंभ में, तो रियल्टी और मेटल्स इसमें, और उसको कंपेयर कर लीजिए आप निफ्टी के साथ, जो निफ्टी का स्टैंडर्ड इंडेक्स है, निफ्टी 50 के साथ, आप देखेंगे कि रियल्टी आउट परफॉर्म कर गया। तो ये तो जो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कि जब ग्रह बदलता है तो अगले 2.5 साल शनि किन चीज़ों को प्रभावित करेगा। अब गुरु का मूवमेंट 1 साल के लिए होता है, ये बाहरी इसको बोलते हैं आउटर सर्कल का प्लैनेट, ये आउटर सर्कल का प्लैनेट है। अब गुरु 1 साल एक ही राशि में रहेगा। जब एक राशि में गुरु रहेगा तो वो कौन सी राशि है, उससे संबंधित कारकता तो कौन से बताए गए हैं शास्त्र में, वहां पर क्या तेजी आएगी या मंदी आएगी। गुरु की दृष्टियां 3 होती हैं, 5, 7 और 9। गुरु की दृष्टि कौन सी राशि पर है, उस राशि से संबंधित कमोडिटी कौन सी है, उस राशि से संबंधित सेक्टर कौन से हैं, तो वहां पर तेजी बन जाती है। जैसे मैंने जब संवत शुरू हुआ था 29 मार्च को, तो मैंने एक वीडियो डाला था 2 अप्रैल को कि डिफेंस इस साल चलना चाहिए। डिफेंस इसलिए चल रहा है नीरज जी, गुरु 3 राशि पे है, 9 राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, सीधी दृष्टि, और 9 राशि से हम डिफेंस का विचार करते हैं। गुरु 3 राशि पे है और गुरु की राशि जो दृष्टि है वो 11 पर भी है और 7 पर भी है। तो 11 से संबंधित, रियल्टी से संबंधित, मेटल से संबंधित, क्रूड से संबंधित चीज़ें चलेंगी। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, लॉन्ग टर्म का व्यू तो बड़े आराम से मिल जाएगा एक, ठीक है। दूसरा, बाकी 3 प्लैनेट ऐसे हैं, जैसे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, एक मंगल है। मंगल आउटर सर्कल का प्लैनेट है। मंगल 45 डेज में राशि बदलता है। 45 डे का वो हम एक पीरियड निकाल सकते हैं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी राशि में वो ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ पर दृष्टि दे रहा है। मंगल 4, 7, 8 दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो वहाँ से वो चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं। उन 45 दिन का पीरियड है वो जो है वो निकाला जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है ना, वो पड़ता है शुक्र का और बुध का, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट है, हमें धूप चुभती है ना। तो सूर्य के बिल्कुल करीब बुध है, उसके थोड़ा सा दूर कह लीजिए शुक्र है। किसी भी कुंडली में आपको सूर्य बुध आमने सामने या सूर्य शुक्र आमने सामने नहीं मिलेंगे, ये घर आगे या घर पीछे ही मिलेंगे। तो इनका नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो जाता है, सूर्य के साथ नॉर्मली हो जाता है, अस्त नहीं भी होते तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बुध को ट्रेड का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन तेजी ले आता है, जो शास्त्र कहता है। सूर्य और शुक्र साथ में आ जाए तो भी तेजी आ जाती है, गुरु और शुक्र साथ में आ जाए तो भी तेजी आ जाती है। फिर एक प्लैनेट बच गया चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक है। 54 आवर में राशि बदलता है, हर दिन एक नक्षत्र बदल देता है, 2.5 दिन में, हाँ 2.25 दिन, 54 आवर का एग्जैक्ट पीरियड है। एक दिन में एक नक्षत्र बदल देता है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 6 घंटे में वो चरण बदल देता है। अब कौन से चरण में आकर वो रिजल्ट करेगा, ट्रांजिट का चंद्रमा 20 से 30 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है, शनि 20 से 30 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है। ट्रांजिट का वीनस और जो गुरु है वो 10 से 20 डिग्री के बीच रिजल्ट करता है। सूर्य मंगल आते रिजल्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखा ना कि मंगल का ट्रांजिट हुआ, सूर्य के साथ आए, ये ईरान वाला कांड हो गया। वो वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान, अच्छा ये याद दिला दें, हाँ बैक टेस्टिंग देखो जी, खरी बात होगी। 2 बातें मुझे आपकी याद है। एक आपने डिफेंस कहा था जी और तब डिफेंस के स्टॉक चल नहीं रहे थे जी, और एक मुझे ध्यान है कि आपने कहा था कि ईरान की तरफ से कोई वॉर हो सकता है या ईरान के ऊपर वॉर हो सकता है। उस समय सच बता रहा हूँ कि उस वीडियो देख के मुझे भी लगा यार नरेश जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस समय, और ये अचानक से हुआ। अब ये 2 वीडियो मुझे याद आ रहे हैं, बैक टेस्टिंग करते चले और आप जाके एस्ट्रो नरेश में देख सकते हैं ये कब हुए थे और ईरान का कब हुआ था, ये आपने बताया था। बिल्कुल। तो ये मैं समझना चाहता हूँ आसान भाषा में कि पहले तो मुझे तो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से हैं? देखिए सारे नहीं हैं कि या कुछ? नहीं, अपनी जगह सारे इंपॉर्टेंट है। यदि हमने सेक्टर वाइज देखना हो तो हर प्लेनेट, जैसे शनि और राहु से हम मेटल्स देखते हैं, बेस मेटल सारे शनि राहु से आएंगे, शनि और राहु। शनि राहु से आएंगे। गुरु से हम फाइनेंस देखेंगे, जितना भी फाइनेंस है वो सारा गुरु से आएगा। अब आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुरु पीड़ित होता है तब क्या होता है। बुध से बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग नॉर्मली बुध से देखी जाती है। शुक्र से हम लग्जरी, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, ये सारे सेक्टर वहीं से आते हैं। मून से हम देखते हैं चांदी का विचार करते हैं, कर्क राशि से चांदी का विचार करते हैं, शुक्र से चांदी का विचार करते हैं। शुक्र से चांदी का भी विचार होता है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य मंगल और गुरु से सोने का विचार होता है। तो सेक्टोरियल प्लैनेट जो है वो इस तरीके से डिसाइड होंगे। अदरवाइज यदि किसी ने इंडिविजुअल कुंडली पे आना हो तो इंडिविजुअल कुंडली के अपने पैरामीटर हैं। चंद्रमा का डेली का मूवमेंट अपने से संबंधित कमोडिटी किस प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहा है, कौन सी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, उस सेक्टर में तेजी या मंदी ले आता है। इसको यदि हम डीप स्टडी करने पे आए तो डेली की मूवमेंट भी कुछ हद तक पकड़ी जा सकती है। लेकिन हाँ, होता क्या है कि नॉर्मली जो परसेप्शन है, जो धारणा है कि एक बार बोल दिया कि इंडेक्स चढ़ेगा, तो कई बार क्या होता है सारा कुछ चल रहा होता है, इंडेक्स नहीं चल रहा होता। जैसे आजकल का मार्केट हुआ पड़ा है,
कुछ सेक्टर चल रहे हैं लेकिन इंडेक्स नहीं चल रहा। तो परसेप्शन के तौर के ऊपर, धारणा के तौर के ऊपर यदि एस्ट्रोलॉजर बता देता है या टेक्निकल एनालिस्ट बता देता है कि बाजार चल पड़ेगा, तो ये समझ लिया जाता है कि इंडेक्स चल पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स तो 50 शेयर्स का वेट है जहाँ ना BSE पर 5000 शेयर ट्रेड हो रहा है, सेंसेक्स 30 शेयरों का है, तो क्या वो 30 शेयरों का ही चलना ही बाजार है? क्योंकि ट्रेड उसी में हो रहा है। ट्रेड देखिए ना, ट्रेड उसी में हो रहा है। मींस जो सट्टा मारा जा रहा है, जो फ्यूचर ऑप्शन की जो चीज़ें हो रही हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, वो सारी उसी में हो रही है, वो इंडेक्स में ही हो रही है। तो पर्टिकुलर इंडेक्स पकड़ा जा सकता है, कहाँ पर रहेगा? बहुत सारे वीडियोस में हम बताते हैं कि आज ये वाला सेक्टर तेज रह सकता है, आज इस सेक्टर में मंदी आ सकती है, तेजी आ सकती है। तो यहाँ पर यदि हम इसको करने पे आए, यदि एक व्यक्ति के पास सिर्फ यही काम हो तो उसको काफ़ी हद तक पकड़ा जा सकता है। टेक्निकल्स के करीब पहुंच सकते हैं, फंडामेंटल्स के करीब पहुंच सकते हैं। कौन से देश में बाजार चलेगा, कौन से देश में बाजार टूटेगा, ये भी पकड़ा जा सकता है। इतना प्रिसाइज? हाँ, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं 12 मेरी जी की जो बुक मैदिनी ज्योतिष, तो उसमें राशियां डिफाइन की गई हैं कि कौन सी कंट्री कौन सी राशि से आती है। जैसे इंडिया की राशि कन्या बताई गई है, कुछ शास्त्रों में मकर भी है। तो इंडिया की राशि कन्या है, तो कन्या की राशि का दूसरा भाव धन भाव हो जाएगा, वहां पर तुला राशि है। तो मान लीजिए आज तुला राशि का लगन बनाया, वहां पर केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ गए, तो अल्टीमेटली वो बाजार आपको उठा के ले ही जाएगा, और वो उसी दिन होगा पर्टिकुलर। अब जैसे मैं जून लास्ट वीक की बात बताता हूँ आपको। जून लास्ट वीक मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ, मैंने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वीनस और बुध दोनों केंद्र में आ गए थे। अपनी कुंडली में, इंडिया की कुंडली में वीनस और बुध दोनों केंद्र में आ गए, और वो एक कॉम्बिनेशन जून के आखिरी वीक में बाजार को, निफ्टी को 1000 पॉइंट उठा के ले गया, नीचे से 1000 पॉइंट। अदरवाइज तो जून का निफ्टी 600-700 पॉइंट चढ़ा था, लेकिन वो निफ्टी 1000 पॉइंट उठा कर ले गया। अल्टीमेटली वो गलती हुई, तो उस गलती से भी पता लगा कि यार ये कॉम्बिनेशन भी बनता है। ये कॉम्बिनेशन शास्त्र में नहीं दिया गया कि ये एक केंद्र में आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि आमने सामने हो जाए या कंजंक्ट हो जाए तो तेजी बनती है या मंदी होती है, लेकिन केंद्र में हो जाए, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया कि यार इसको आगे ज़्यादा बारीकी से कैसे पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे पता लग सकता है कि बाजार में तेजी आएगी या मंदी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, मून 6 घंटे में नक्षत्र बदल लेता है। हमारे यहाँ पर मार्केट खुलती है, स्थिति कुछ और होती है, यूएस की मार्केट खुलती है, स्थिति कुछ और हो जाती है। सुबह सोना चांदी किसी और वे में ट्रेड कर रहा होता है, शाम को पता लगता है कि यार मून की पोजीशन चेंज हो गई, उधर अमेरिका की कुंडली एक्टिव हो गई। अमेरिका की कुंडली बाय द वे 3 लगन की है, 3 राशि की है। ईरान आपने बोला था, ईरान वाला, यस। अच्छा, बहुत ये सर्चों को और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी से क्यों देखना चाहिए, साइंटिफिक नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं सिर्फ लॉजिक के साथ बात कर सकता हूँ, तथ्यों के साथ। 40 साल का प्लानिटरी मूवमेंट देख लीजिए, क्या एक ही चीज़ एक ही बार बार हो सकती है? यदि आप एक टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, आपको लगता है कि 4 बार बॉटम बन गया, 5वीं बार ये यहाँ से उठ जाएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 92 में सेम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होता है, गुरु केतु के नक्षत्र में होता है, बाजार टूटता है, जबरदस्त वाला टूटता है। 2001 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2008 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, गुरु पीड़ित होता है, बाजार टूटता है। 2020 में गुरु केतु के नक्षत्र में आता है, बाजार टूटता है। मीन्स ऐसा 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। मीन्स हर बार ऐसा कैसे हो सकता है नीरज जी कि गुरु 1, 5, 9 राशि में है, गुरु के षटाष्टक में या शनि है या राहु है या वो केतु के प्रभाव में है, गुरु केतु के नक्षत्र में है, बाजार टूट रहा है। आप मेरे को मीन्स ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, कोई इसका मुझे काट बता दे कि वो पर्टिकुलर मोमेंट पे आकर ही बाजार में भारी गिरावट में, एक होता है करेक्शन, एक होता है क्रैश हर बार तभी क्यों आता है जब गुरु केतु के नक्षत्र में है? मैं तो दोनों साइड से बैटिंग करूंगा क्योंकि एक बार लगा तो तुक्का जी, 2 बार लगा अरे बाई चांस हो जाता है, तीसरा कभी कभी होता है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है बिल्कुल तो देयर इज साइंस, फिर कुछ है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। हाँ। ये देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बाय द वे हम ये शूट कर रहे हैं, इसके नीचे चार्ट चलेगा। 92 का प्लानिटरी पोजीशन देखिए, वहां पर गुरु की पोजीशन देखिए, गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरु राहु के प्रभाव में है या केतु के प्रभाव में है, षटाष्टक में है। 2000 का चार्ट देख लीजिए, तब भी गुरु केतु के नक्षत्र में है। 2000 में गुरु और शनि एक साथ थे। ओके। 2020 में भी गुरु और शनि एक साथ थे जब बाजार टूट रहा था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बार बार क्यों हो रहा है? अब 2024 में जब बाजार टूटा है, 2024 अक्टूबर से बाजार टूटा था, तब गुरु षटाष्टक में थे। 2020 में भी षटाष्टक में थे जब कोरोना आया था। तो
बार बार एक ही पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? और 2020 में भी गुरु शनि एक साथ थे, 2000 में भी गुरु शनि एक साथ थे, केतु के नक्षत्र में गुरु थे दोनों ही बार। मींस ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कंजंक्ट कर रहा है और एक पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में आ रहा है और एक तो घटना हो रही, और नहीं भारी गिरावट हो रही है। वही और ये हमारे साथ नहीं हो रहा, यूएस टूट रहा है, कनाडा टूट रहा है, हम टूट रहे हैं, चाइना टूट रहा है, यूरोप टूट रहा है। मींस ऐसा कैसे हो सकता है? बचपन में लोगों ने साइंस की परिभाषा पढ़ी होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। साइंस की परिभाषा हमने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि कॉज एंड इफेक्ट सेम होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कि अगर ये कारण है तो उसका प्रभाव यही होगा। बिल्कुल आप वही कह रहे हो कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना ग्रहों का तो उसका परिणाम यही होगा, और बार बार हो रहा है, तो लॉजिकली तो आपको ये देखना पड़ेगा। अभी इसको मैं इस तरह भी कहूँ, जो मैंने कहा ना, मैं दोनों साइड से थोड़ा सा मैं भी इनपुट देता हूँ आपको। बिल्कुल, ये बात जो आपने एक्सप्लेन की ना, ये डेटा है जी ग्रहों से जो हमें मूवमेंट मिल रहा है, जो पैटर्न मिल रहा है, वो एक डेटा है। जी जब आप अपने घर पे ट्राई कर लीजिए, हर जगह आपके घर पे मोबाइल की नेटवर्क सेम नहीं होगी। जी किचन में हो सकता है टूट जाए नेटवर्क, बिल्कुल ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा आ रहा है, गार्डन में कभी कभी अच्छा आ रहा है, कभी कभी खराब आ रहा है। जी ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे आपका वेवलेंथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है बिल्कुल पोजीशंस के हिसाब से, कि भाई वो तरंगे आ रही हैं और आपकी मैच कर गई, तो आपकी बहुत अच्छी कॉल मैच्योर हो गई। कहीं कहीं नहीं हुई। क्या ऐसा प्लैनेट्स में भी हो रहा है कि जब वो कॉम्बिनेशन का प्लैनेट बनेगा तो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, और ये आप सिद्ध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी को समझता है, जो ये शो देख रहे होंगे, काफ़ी लोग मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जो थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखता है ना, नहीं, अब एक मिनट रुको। जो बात आपने ये कही है ना, इसी को कंटिन्यू करिएगा बीच में, इसलिए क्योंकि मैं भूल न जाऊं। जो लोग बहुत कहते हैं ना कि मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी, मैं नहीं मानता, विदाउट नेमिंग देम, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, दो उदाहरण देता हूँ आपको। एक सज्जन तो कहते हैं मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ, मैं ये सब एस्ट्रोलॉजी फालतू की बातें तुम लोग मत किया करो। अनफॉर्चुनेटली एक बार उनका पेट की सर्जरी हुई, माइनर थी वो, बहुत चिंता की बात नहीं थी। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में इतने 400 कलावा बंधे हुए थे। तो मैंने खाली से देखा, वो समझ गए वो क्या था। आपने या आपकी पत्नी ने, आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आस्था के नाम पे आपके हाथ में बांधा। बिल्कुल दूसरे एक बहुत बड़े मार्केट के एनालिस्ट हैं, बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने मुझसे खुद पर्सनली कहा कि आप फलाने एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बिलीव करता हूँ लेकिन मैं फॉलो नहीं करता उनको। बोला मैं तो उनको मानता हूँ। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कोर्ट में खड़ा करो तो मैं नाम भी ले लूंगा कि कौन थे वो। तो क्या होता है ना, पब्लिकली लोगों को थोड़ा हैप दिखना, अप मार्केट दिखना, इसलिए बोलते नहीं है जी, मानते सब है। अब आप कंटिन्यू करो। तो मैं ये कह रहा था कि लोग मानते नहीं है। मैं जैसे ये बात हो रही थी, तो होता क्या है नॉर्मली कि जो लोग मीन्स करना चाहते हैं, जैसे मेरे हाथ में देखिए, हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि कुछ नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। हाँ। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, मैं बात कर रहा था कि सेम कॉम्बिनेशन की है ना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जो ये शो देख रहे हैं, उनको पता है कि गुरु हर 4 साल बाद केतु के नक्षत्र में आएगा ही आएगा। एक राशि में आएगा, मेष राशि में तो अश्विनी नक्षत्र में आएगा, 5 राशि में आएगा तो मघा नक्षत्र में आएगा, धनु राशि में आएगा तो मूला नक्षत्र में आएगा। ठीक है, अब क्या हर बार बाजार टूटेगा? यदि हम आज से काउंट करें, 92 तक काउंट करें, तो ऐसा 5 बार हुआ कि कॉम्बिनेशन ऐसा था कि केतु के नक्षत्र में था। लेकिन 4 बार जब नहीं टूटा तो उसके कारण कुछ अलग थे। गुरु उस समय अच्छी पोजीशन में था, गुरु के केंद्र में, गुरु के त्रिकोण में अच्छे प्लैनेट थे। ये मैंने पूरा स्टडी किया। मीन जब मैं चीज बोल रहा हूं, मैं पूरी कन्विक्शन के साथ उसको बोल रहा हूं। 15-16 में ऐसा हुआ कि गुरु जब सिंह राशि में थे शायद उस समय, तो बाजार टूटा 12%, लेकिन ट्रांजिट के दौरान, पूरे ट्रांजिट के दौरान टूटा, पूरे ट्रांजिट के दौरान, पहले नहीं टूटा, पूरे ट्रांजिट के दौरान वो टूटा और 12% के आसपास टूटा। 15 से 16 तक का पीरियड है, एक बार चार्ट चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज दो बार गुरु ने 7% का रिटर्न दिया जब केतु के नक्षत्र में था। लेकिन कंडीशन ये थी कि गुरु खुद पीड़ित नहीं थे। गुरु खुद पीड़ित हो जाए, गुरु के षटाष्टक में अच्छा ग्रह खराब ग्रह रहे, गुरु के साथ खराब ग्रह रहे, जैसे गुरु राहु केतु एक्सिस में आ गया। 2020 की बात लीजिए, 26 दिसंबर 2019 को शायद ग्रहण लगा था, 25 या 26 दिसंबर 19 का ग्रहण था। उसमें 6 ग्रहण के प्रभाव में थे, गुरु भी उसमें था। गुरु के साथ सूर्य भी था, शनि भी था, राहु केतु एक्सिस में था गुरु। तो इतना पीड़ित गुरु, उसने क्या किया, इवेंचुअली जब उसने राशि बदली, 5 राशि में आया वो, हाँ 5 राशि में आए थे वो गुरु शायद,
आज की डेट में गुरु 3 पे है, 9 पे है, 9 पे आए थे। तो जब 9 पे आए, जैसे ही केतु के नक्षत्र में आए बाजार गिर गया। ये 1 जनवरी 2020 का चार्ट आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु शनि के साथ तो थे, राहु केतु एक्सिस में भी थे, जैसे ही वो शनि के नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आए बाजार धराशायी हो गया। एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि उसने 24 मार्च 2020 तक बाजार 36% गिरा दिया। हालांकि फंडामेंटली कुछ नहीं बदला था। एक वेव आई कि कोरोना आ रहा है, दुनिया ठप हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मोमेंटम डाउन आया। उसी साल में गुरु उसने रिकवरी भी की। जैसे ही केतु के नक्षत्र में से बाहर निकला, बाजार चल निकला। ऐसा बहुत बार हुआ कि गुरु या तो कन्या राशि में चला गया या मिथुन राशि में चला गया। आज की डेट में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है। पीड़ित नहीं है तो बाजार भाग जाता है। 27% तक का एक साल में रिटर्न दिया गुरु ने, कन्या राशि में आकर या मिथुन राशि में आकर। तो ये फाइंडिंग भी है कि गुरु की जो पिछले 40 साल की मूवमेंट है, उसको मैंने ट्रैक करने की कोशिश की। तो मेरी एक बात समझ में आती है कि यदि गुरु ठीक है तो बाजार ठीक है, यदि गुरु खराब है तो बाजार खराब है। बाजार चलेगा गुरु से ही, सेक्टर चलेंगे बाकी प्लैनेट से। ये इंपॉर्टेंट बात, ये तो मैं आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो पूरे मार्केट के लिए जिम्मेदार है। वो है जुपिटर, गुरु, बृहस्पति। उसका कारण समझिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। हाँ, 12 भावों में से दूसरा भाव धन का भाव होता है, बिल्कुल। 5वां भाव संतान का भाव होता है, वहीं से इजी गेन भी आता है। उसको इजी गेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11वां आय का भाव होता है। लगन कुंडली का सप्तम उसका भोग स्थान होता है। 11वें भाव की कुंडली बनाएंगे तो पंचम उसका भोग स्थान आ जाएगा। तो पंचम से पैसा देखेंगे इजी गेन, 11वां लाभ स्थान होता है, वहां से पैसा देखा जाता है। और धन भाग्य स्थान उसका जो कारक है वो गुरु होता है। जब गुरु 12 में से 4 घरों का कारक है और मेजरली ऐसे घर जहां से धन देखा जाता है, तो इवेंचुअली वो मार्केट को जो है वो ड्राइव करता है। यदि गुरु की पोजीशन ठीक है तो बाजार चल निकलेगा, यदि गुरु की पोजीशन खराब है और पर्टिकुलर केतु के नक्षत्र में है तो वो पिटेगा ही पिटेगा। मेरे को इससे पहले का डाटा नहीं मिला 92 का, क्योंकि उस समय सेंसेक्स था, 92 में सेंसेक्स था, निफ्टी था नहीं। अदरवाइज मैं पीछे भी जाता कि गुरु जब पहले था। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये भी शो में शेयर करते हैं। शनि का एक साइकिल है, उसको स्टडी किया मैंने 1907 से लेकर 1914 तक। 1907 से 1914 तक शनि थे मीन कितने में। साल की स्टडी आप करते हैं? 100 200 साल की? 120 साल पीछे तो गया हूँ। 120 साल गए। शनि थे मीन में, मेष में और वृषभ में। शनि का रोहिणी नक्षत्र में आना बहुत घातक होता है, बहुत घातक। ये आप माइथोलॉजी से संबंधित स्टोरीज पढ़ेंगे ना गूगल में जाकर, तो आपको पता लगेगा कि शनि को रोहिणी नक्षत्र में, इससे माइथोलॉजी बहुत जुड़ी हुई है। शनि मीन में, मेष में और वृषभ में। हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड में अफरा तफरी मची। पहला वर्ल्ड वार 2014 में लगा था, ठीक है। आगे आ जाते हैं 1937 से लेकर 1944 तक, ठीक है। 39 में सेकंड वर्ल्ड वार लगा था। शनि मीन, मेष और वृषभ में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1966 से 73 इंडिया पाकिस्तान हुआ। इंडिया पाकिस्तान होने के अलावा बांग्लादेश बना। एशिया का पॉलिटिकल नक्शा चेंज हो गया, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुआ। अब आते हैं 96 से लेकर 2003 में। 96 से 2003 में, 96 में के बाद 99 में हमारा कारगिल हुआ। 2000 में वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, हमने परमाणु परीक्षण किया उस समय, 98 के आसपास, 99 के आसपास शायद किया था हमने, परमाणु परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं, 5 लाख भारतीय सैनिक और 2-3 लाख पाकिस्तानी सैनिक पूरे 3 महीने बॉर्डर पे डटे रहे थे। मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको कवर कर रहा था। तो उस समय लादेन वाला इशू रेज हुआ, अमेरिका के ऊपर ट्विन टावर का अटैक हुआ। ये चीज़ें सारी याद हैं, जो 40-50 की उम्र के लोग हैं ना, उनको सब याद है। सब याद है। उसके बाद अमेरिका ने धावा बोला अफगानिस्तान के ऊपर। शनि 12-1-2 पे, शनि अब 12 पे आया। 29 मार्च को शनि 12 पे आ गया है, 12 पे आ गया। ठीक है। अभी 1-2 पे आगे रहेगा। जो चीज़ें मुझे आगे लग रही हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक लग रही हैं। शनि का 12-1-2 में होना, देखिए बाजार चलता है शांति के साथ। शांति नहीं है तो बाजार नहीं चलेगा। मजा नहीं चाहिए। भले ही थोड़ा सा, जैसे जिस दिन 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था रशिया ने, उस दिन हमारा निफ्टी 0.5% टूटा था। हालांकि उसके बाद बाजार संभल गया, सप्लाई की क्राइसिस की चीज़ें आई, लेकिन बाजार एक बार हिल गया था। अभी जब ईरान वाला क्राइसिस आया तो हमारा बाजार ज़्यादा नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि हमारे ऊपर शायद उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन वो यदि लंबा खींचता तो बाजार हमारा भी टूट जाता। तो अल्टीमेटली यदि शांति नहीं है तो बाजार नहीं चलता, या बाजार के ऊपर उसका असर इवेंचुअली आता ही आता है। हमारे फंडामेंटल अपने मजबूत हैं कंट्री के, इसलिए हम थोड़ा सा संभल पा रहे हैं। और एक फ़र्क बेसिक ये भी आया है नीरज जी, पिछले
2008 या 2000 की यदि हम बात करते हैं या हम 2025 में बैठे हैं, एक बेसिक फ़र्क हमारे बाज़ार की नेचर में यह है कि आजकल हर व्यक्ति जो है वो बाज़ार में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के रूप में है, चाहे वो ज़ीरोधा से ट्रेड कर रहा है, पेटीएम मनी से ट्रेड कर रहा है, किसी ना किसी रूप में ट्रेड कर रहा है। यदि बाज़ार में 25,000 करोड़ रुपये 26,000 करोड़ रुपये का फ्लो आ रहा है सिर्फ म्यूचुअल फंड के ज़रिए, तो आप समझिए कि हमारा इंटरनल मार्केट कितना मजबूत हो चुका है। पहले एफआईएम बाजार को ड्राइव कर देता था, अब वो नहीं कर पाता। अब 2020 के बाद नेट बायर था एफआईआई, 2020 में नेट बायर था, उसके बाद से लगातार नेट सेलर है। हमारा बाजार लगातार चढ़ रहा है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की इतनी ताकत है। लेकिन ये ताकत एक उस उम्मीद के ऊपर है, किसी के बच्चे को हायर स्टडी में जाना है वो एसआईपी लगा रहा है, किसी को अपने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, वो पैसा लगा रहा है। जिस दिन बाजार में गिरावट, और ये वो जनरेशन है नीरज जी जिन्होंने क्रैश नहीं देखा है, जिन्होंने क्रैश नहीं देखा। क्रैश 2000 में आया था जब सर्किट लगा था, 2008 का 8 जनवरी का मुझे दिन याद है, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम होते थे। क्रैश जब सर्किट लगता है तो क्रैश शुरू होता है। इन्होंने क्रैश नहीं देखा। जिस दिन ये क्रैश आएगा उस दिन लोग जब रिडीम कराने की लाइन लगेगी ना, वो बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी, फिर बाजार क्रैक होगा और बुरे तरीके से क्रैक होगा फिर। नहीं तो ये वाला प्रेडिक्शन अभी रुकिए आप, पहले तो हम लोग जो बैक टेस्टिंग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि गुरु सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मार्केट के लिए जी। गुरु केतु के नक्षत्र में कि राहु के? केतु के। गुरु केतु के नक्षत्र में आया तो बड़ी गिरावट होगी जी, ये तय है जी। और ऐसा आप बता रहे हैं कि 92 में हुआ है, 2000 में भी हुआ है, 2000 में भी हुआ है, 2008 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है, 2020 में हुआ है और आगे भी होगा। तो मैं आपसे पूछूं कब होगा? तो ये तो एक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जैसे धन का पूरा मामला है, ये पैसे से मामला है, तो जो 12 राशियां इसमें निजी तौर पे जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को कोरिलेट कर रहे होंगे अब आप, बिल्कुल, तो उसका कोरिलेशन कैसे देखा जाता है? देखिए 12 राशियां तो 12 लगन होंगे, किसी का मेष लगन होगा, किसी का वृषभ लगन होगा, किसी का कन्या लगन हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली एक में, तो पहले ये क्लियर करो, अब ये लगन और राशि क्या अलग अलग होती है, क्या होती है? बिल्कुल, जिस आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है वो राशि होती है। जिस जगह चंद्रमा है वो राशि है। हाँ, वो राशि है। वो आपका अष्टम में भी हो सकता है, वो आपका केंद्र में भी हो सकता है, वो त्रिकोण में भी हो सकता है। जो आपके लगन में राइजिंग लगन होता है, जब आप पैदा होते हो वो लगन बनता है। तो लगन और राशि दोनों अलग हैं। तो यदि किसी ने राशिफल देखना हो, 7.5 ही देखी जाती है, शनि की ढैया देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखी जाती है, वो चंद्रमा से ही देखनी चाहिए। तो बात आ रही थी कि ट्रेडर की कुंडली या कैसे समझना चाहिए। यदि आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक होना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन ज्वार भाटा आ जाता है। हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो बाजार में चंद्रमा लिक्विड मनी का भी कारक होता है। बाजार में इमोशंस का ट्रेड होता है। जो चीज़ आपको सस्ती लग रही है वो मेरे को महंगी लग रही होती है। वो मैं बेच के निकल जाता हूँ और आपको लगता है यार नरेश तो इतना अच्छा शेयर है, बेच के निकल गया, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ट्रेड इमोशंस का हो रहा है। तो यदि चंद्रमा ठीक है बाजार में तो आप हौसला कर जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 लोगों का डिस्कस करना चाहूँगा। दोनों ही जबरदस्त इन्वेस्टर, हमारे झुंझुनवाला साहब और वारन बफे। दोनों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस देखिए, दोनों ही चौथे भाव में बैठे हैं एक दूसरे के। ओके, आप कुंडली डिस्कस करिए, देखिएगा दोनों चौथे भाव में है, सूर्य से चौथे भाव में। सूर्य से चौथे भाव में इवेंचुअली वो सूर्य से 80-90 डिग्री दूर निकल गए। ओके, तो यदि 80-90 डिग्री दूर निकल जाता है तो इसका मतलब है या तो वो पूर्णिमा से 5-6 दिन पहले का जन्म है या 5-6 दिन बाद का जन्म है। उससे पहले मान लीजिए डार्क हाफ शुरू हो गया, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोल देते हैं। कृष्ण पक्ष पे अमावस्या से शुरू होता है। अमावस्या से लेकर पहले 10 दिन का चंद्रमा खराब होगा, ठीक है। पूर्णिमा के बाद 5 तारीख तक चंद्रमा ठीक होगा, उसके बाद का चंद्रमा वीक हो जाएगा। अब यदि इसको पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो 65-66% लोगों का चंद्रमा वैसे ही खराब निकलेगा। ठीक है। सेबी कहता है कि 90% लोग जो है वो गवा के निकलते हैं इंट्राडे वाले। वो यही कारण है कि मून वीक होता है। दूसरा जिनका ठीक भी है, कुछ का पापर भाव में होगा, किसी को शनि देख रहा होगा, कोई शनि के साथ बैठा होगा, कोई राहु केतु एक्सिस में होगा, कोई अष्टम भाव में आ जाएगा, 12 में चला जाएगा, तो वो भी चंद्रमा खराब हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले तो यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो चंद्रमा जरूर देखिए। चंद्रमा पीड़ित है या कमजोर, ये इसका क्या मतलब है? पीड़ित है मीन्स उसको शनि देख रहा है, उसको राहु देख रहा है, वो शनि के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, अष्टम भाव में चला गया, 12 भाव में चला गया, तो वो कमजोर हो जाता है। छठे में भी जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। हालांकि ट्रांजिट का छठे का चंद्रमा ठीक होता है। राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो फिर तो वो खराब हो ही गया, फिर तो ग्रहण लगाता है ना, फिर तो वो खराब हो ही गया। तो सबसे पहले तो मन है, ग्रीड एंड फियर मन से ही आएगा। एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, 110 पे गया, यार बहुत हो गया, निकल गए, डर लग गया कि गिर ना जाए। 110 पे गया, निकल गए, शेयर गया 200 पे। शेयर 100 रुपए में खरीदा, 90 पे आया, डर लग गया, यार ये लुढ़ के 50 पे लाए, काटा, वो शेयर गया 130 पे।
तो ये ग्रीड एंड फेयर कंट्रोल करता है आपका मून। ये ग्रीड एंड फेयर वारन बफे में नहीं था, ये ग्रीड एंड फेयर राकेश झुंझुनवाला में नहीं था, ठीक है। वो कुंडली आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों की कुंडली भी शो पे चला देते हैं, ये कुंडली भी चलाएंगे इसमें शो में, भेज दूंगा मैं आपको, अब देखिएगा जब एडिटिंग करेंगे। तो दोनों का चंद्रमा बहुत मजबूत है। जब हम ट्रेडर की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो एक ये तो चंद्रमा हो गया, आपका 11वां भाव लाभ स्थान होता है। हाँ, लाभ स्थान के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए। यदि लाभ स्थान शुभ प्रभाव में नहीं है तो इवेंचुअली फिर आप लॉस में निकलते हो। गुरु आपका जो मैंने बताया कि 4 घरों का कारक है, आय स्थान और धन स्थान का कारक है, गुरु कुंडली में ठीक होना चाहिए। 5वां भाव ठीक होना चाहिए। 12वां जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हैं, जो गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं, जो कमोडिटीज में काम करते हैं, उनका यदि 12वां भाव ट्रांजिट में भी खराब हो जाएगा तो उस दिन वो लॉस लेकर निकलेंगे। 12वां स्पेकुलेशन का भाव होता है। 12वें भाव के ऊपर यदि पापर भाव है और चंद्रमा आपका खराब है तो आपको हाथ जोड़ के विनती है कि बाजार में मत आइए, ये बाजार आपके लिए नहीं है। आप जबरदस्ती बाजार में आ रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लॉस करेंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि कुंडली को एनालाइज कर दिया जाता है। जो स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजर होता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कुंडली को आय भाव धन भाव से देखता है। आय भाव अच्छा है, धन भाव अच्छा है, ठीक है, दैट्स फाइन। चंद्रमा की पोजीशन नहीं देखी जाती। ट्रेड करने के लिए आपको चंद्रमा जरूर देखना है, 12वां भाव जरूर देखना है, पंचम जरूर देखना है। तो आप यदि ट्रेड करते हैं तो अपनी कुंडली को एनालाइज जरूर करवाइए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से करवा लीजिए। देश में बहुत सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुंडली को इस व्यू पॉइंट से एनालाइज करते हैं कि आपको क्या इंट्राडे में आना चाहिए, क्या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो आपको इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। अच्छा, चंद्रमा पीड़ित है, खराब है, तो ट्रेडर के लिए तो दिक्कत है जी। क्या खराब हो तो इन्वेस्टर के लिए दिक्कत है, क्या अच्छा हो तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा? गुरु खराब हो गया, गुरु खराब हो तो इन्वेस्टर के लिए बेकार है। गुरु खराब हो गया तो इन्वेस्टर के लिए भी बेकार हो जाएगा। ओके। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, पैसा लगा देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के पैसा लगा देते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि रिडीम करना पड़ जाता है क्योंकि गुरु की पोजीशन खराब है, या शनि खराब हो जाता है। कई बार 6ठा भाव खराब हो जाए ना तो कर्ज की स्थिति आ जाती है कुंडली में, और शनि जो है वो इस मामले में बहुत रोल प्ले करता है। रोग ऋण रिपू वाला हाँ, रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो भाव होता है। यदि किसी की ढैया चल रही है या शनि चौथे पे बैठा हुआ है तो छठे को देख रहा है, वो अल्टीमेटली कर्ज वाली स्थिति में आ जाएगा। तो कर्ज वाली स्थिति में, डेट वाली स्थिति में आएगा तो फिर अल्टीमेटली अपनी जो सेविंग्स होती हैं, जो पैसा होता है, वो रिडीम करवाना पड़ता है। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है वो ठीक ठाक रिटर्न पे बैठे हुए हैं। मीन्स किसी का 15% रिटर्न है, किसी का 12% है, किसी का 20% है, डिपेंड करता है कि कौन से फंड में पैसा लगा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली आप अपना चार्ट जरूर चेक करिए। आय स्थान, धन स्थान, गुरु की पोजीशन आपकी यदि अच्छी है तो बाजार में आइए, नहीं अच्छी है तो बाजार आपके लिए नहीं है। ये लॉजिकल बात है। देखिए, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही, ना ही हमको आपकी कुंडली पता है जिससे कि नरेश जी कुछ बता सके जी। आप इसको पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए, आप किसी को दिखा लीजिए अगर आपको विश्वास है तो। जी। जैसे आप टेक्निकल चार्ट पे इतना सारा दिन माथा पच्ची करते हैं तो एक दिन उससे भी ले लें, उसमें कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। और पहले फंडामेंटल भी वही चीज़ है। तो ये एक तरीका हो सकता है निवेश वेश इसको सुन के कि आप, अच्छा नरेश जी ने ऐसा बताया, मेरा चंद्रमा खराब है, खुद ही ज्ञान लगाया यूट्यूब देखा और कर लिया। बिल्कुल मत करिएगा ऐसा। सब मेरी बात तो बिल्कुल मत मानिएगा, नरेश जी की तो मान लीजिए आप। तो आप पहले दिखाइएगा, तो ये डिस्क्लोजर भी आप साथ के साथ समझते चलिए कि ये एक टूल है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं जी। लेकिन अब जो लोग ये शो देख रहे हैं उनके मन में बहुत उत्सुकता, दिलचस्पी हो रही है कि यार यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या होने वाला। आप बीच बीच में बार बार डरा रहे थे, वो क्या डरा रहे थे? मैं डरा नहीं रहा, मुझे अभी फिलहाल बाजार ठीक लग रहा है। देखिए, पहले चलिए यहाँ से लेके दिसंबर 2025 तक बाजार कैसा रहेगा? 13 अगस्त तक गुरु जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्णवसु नक्षत्र, पुनर्वसु ये गुरु का अपना नक्षत्र है। ओके। जब गुरु मिथुन राशि में होते हैं या तुला राशि में होते हैं या फिर कुंभ राशि में होते हैं तो अपने नक्षत्र में आते हैं बीच में। तो यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जब आएंगे गुरु, अभी फिलहाल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं। ये अच्छा है बुरा है? ये खराब है, ये अच्छा नहीं ये है। अच्छा नहीं है। ये या तो स्टेबल कर देता है या फिर ग्रोथ नहीं आने देता उस तरीके से। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि गुरु मंगल के नक्षत्र में थे तो डिफेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिली। जिस दिन से गुरु राहु के आर्द्रा में आए हैं उस समय प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है डिफेंस में। ये मेरे वीडियो में है एक। तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, डिफेंस में सौदे काटे भी हैं कुछ लोगों ने रख लिए क्योंकि उनका व्यू लॉन्ग टर्म का था। तो यहाँ से जैसे ही गुरु आगे निकलेंगे, पुनर्वसु में जाएंगे, आप मान के चलिए बैंकिंग भागेगा। ओके। बैंकिंग चलना चाहिए 13 अगस्त के बाद। 13 अगस्त के बाद बैंकिंग चलना चाहिए, एनबीएफसी चलना चाहिए, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो चलने चाहिए। बाजार नया हाई मार देगा। बाजार मुझे लग रहा है कि अगस्त में नया हाई मार देगा, हो सकता है जुलाई में ही मार दे, क्योंकि शनि जब वक्री होता है ना
पिछले 10 साल की स्टडी है, ये मेरी अपनी स्टडी है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं आपको साइकिल भी बताता हूँ। मैंने 2015 से लेकर 2025 तक का 10 साल का शनि का मूव देखा। शनि एक साल में 140 दिन वक्री होते हैं। शनि के वक्री होने के बाद मेटल इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया, और थोड़े अंतर से नहीं, 2 गुने अंतर से। निफ्टी कहीं भाग रही है, बैंक मेटल इंडेक्स आपका कहीं और ही भाग रहा है, शेयर डबल हो गए। इस समय वही सिचुएशन चल रही है। नहीं, अभी 13 को होगा, मैं आपको 13 को आगे लेके आता हूँ। 7 साल में ऐसा हुआ कि मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर गया। 3 साल में मेटल इंडेक्स टूटा। उसका रीजन था कि शनि खुद पीड़ित हो गए थे। जब शनि खुद पीड़ित हो गए तो मेटल इंडेक्स टूटा। उनमें से एक साल 2015-16 का भी था जिस समय गुरु भी पीड़ित थे, जो मैंने आपको बताया ना कि गुरु पीड़ित हो गए थे। गुरु भी पीड़ित थे, गुरु केतु के नक्षत्र में थे उस समय, और शनि जो है वो पीड़ित हो गए थे। इस कारण मेटल इंडेक्स टूटा, ओवरऑल बाजार टूटा तो मेटल इंडेक्स भी टूट गया। अदरवाइज बाकी जो साल है, 9 साल में से 1-2 साल ऐसा रहा कि बिल्कुल मार्जिनल डाउन आया 1-2% का मेटल इंडेक्स में। बाकी साल में जो मेटल इंडेक्स था निफ्टी का वो आउटफॉर्म कर गया शनि के वक्री होने के दौरान। शनि 13 को वक्री हो रहे हैं, शनि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 138 दिन का पीरियड है, तो मान के चलिए मेटल भागना चाहिए। इसी तरीके से मैंने डिफेंस की बात की थी। 2022 में जनवरी के आसपास मंगल अपनी राशि में आए, मकर राशि मंगल की अपनी उच्च राशि है। फिर उसके बाद कुंभ में गए, मीन में गए, मीन उसके मित्र की राशि है, फिर अपनी राशि में आए मेष में। 2022 और 2024 सेम साइकिल हुआ। मंगल का साइकिल 2 साल बाद होता है। नॉर्मली मंगल 45 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मंगल वक्री हो जाते हैं या मंगल स्टिल हो जाते हैं किसी जगह पर, तो 4-4, 5-5 महीने एक ही राशि में रह जाते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, कर्क राशि में रह गए 6-7 महीने। तो होता क्या है, फिर ये जो साइकिल आता है, ये अगला डिफेंस का साइकिल जनवरी से शुरू हो रहा है। जनवरी 2026 से डिफेंस भागेगा ही भागेगा। डिफेंस सेक्टर ऑफ डेकेड है। डिफेंस सेक्टर ऑफ डेकेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने आपको शनि की चर्चा की, शनि 12-1-2 वाला, जब जंग लगेगी दुनिया में, जब दुनिया डिस्टर्ब होगी, तो पैसा कहां पर आएगा? डिफेंस में ही आएगा। अभी इंडिया पाकिस्तान जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से ही चर्चा है कि डिफेंस का बजट बढ़ेगा, और डिफेंस को लेकर बहुत सारी योजनाएं शुरू हो गई है। कहाँ पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है, कहाँ कैसे वारफेयर को, ये इस बात को मैं फंडामेंटली सपोर्ट कर देता हूँ आपके लिए। वो वारफेयर को कैसे करेंगे। तो ब्लैक रॉक की एक रिपोर्ट आई है अभी, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, ब्लैक रॉक, सबके मेल पे मुझे पर्सनली आती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि यूरोप में डिफेंस बजट 2 से 5% ऑफ द जीडीपी बढ़ा रहे हैं वो लोग। केयर स्ट्रीमर का बयान भी आया था। एग्जैक्टली। तो ये बात आप जो कह रहे हैं ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकली दिख रही है तो ब्लैक रॉक भी कह रहे हो, तो फंडामेंटल वाले नहीं, फंडामेंटल वो अपना काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि का 120 साल का साइकिल क्या कहता है, मैं उसको उस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, चीजों को डिकोड करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली। यदि आपको मार्केट के ऊपर एस्ट्रोलॉजी करनी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो आपको संहिता ज्योतिष देखनी पड़ेगी। उसका वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो वर्ल्ड प्रभावित होता है तो उसका बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी। आप इसके बिना नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जैसे शो की शुरुआत की कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से नहीं होगा, तो सिर्फ फंडामेंटल से भी नहीं होगा। तो चीजें देखेंगे। शनि आ रहा है 12-1-2 में, तो अल्टीमेटली डिस्टर्ब करेगा तो इवेंचुअली वो डिफेंस का बजट बढ़ाएगा, सारी कंट्रीज बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिफेंस है, ये सेक्टर ऑफ डिकेड है। जिसने भी डिफेंस के ETF में पैसे लगाए हैं, डिफेंस के शेयरों में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टेड रहिए, पैसा आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बन के मीन्स ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसमें लगा दीजिए। 2 चीजें, तो 2 प्रेडिक्शन आपने बताया, एक तो मार्केट न्यू हाई लगा सकता है, और मेटल में तेजी होगी जब शनि वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई के बाद से, और तीसरी बात आपने कही कि डिफेंस के लिए सेक्टर ऑफ द डेकेड होगा ये। जी, एक और चीज बताता हूं आपको। हाँ। जिसके पास गोल्ड पोर्टफोलियो में नहीं है, गोल्ड हैजिंग टूल हम यूज करते थे। यदि गोल्ड पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप गलती कर रहे हो। दिस इज नो मोर ए हैजिंग टूल नाउ, दिस इज इन्वेस्टमेंट टूल। पॉइंट 1, इसका रीजन समझिए। जो स्थितियां बन रही हैं, इसके ऊपर भी मैंने फिर 100 साल की स्टडी कर दी। फिर पीछे जाते हैं, देखते हैं होता क्या है। 1970 में गोल्ड का रेट था $34। अब जाके देख लीजिए, आपको चार्ट मिल जाएगा। 1980 में गोल्ड का रेट था $838। 34 वाला डॉलर 838 में मिल रहा है आपको 10 साल में। कितने 22-23 गुना हो गया, है ना। वही गोल्ड आपको सन 2000 में मिल रहा है $256 में। अब जो लोग ये शो देख रहे हैं वो ये करेंगे, यार इतना बढ़ गया, हमने तो कभी देखा नहीं, समझा नहीं, क्योंकि गोल्ड के ऊपर फोकस था नहीं उस समय। एक दूसरा, हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होता गया, इसलिए हमें महंगा मिल रहा था। ठीक है। अब वही गोल्ड 2010 में $1800 था,
256 वाला $1800। अब उसको साइकिल को समझिए, सैटर्न एरिस में आए 1970 में, कन्या में थे, वर्गों में थे 1980 में। ये 6 राशि के बीच का साइकिल था जब गोल्ड ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया। ठीक है, अगेन 2000 में सेम पोजीशन हुई, शनि एरिस में थे और आगे कन्या में 2010 तक। ये एक साइकिल था और एरिस में भी थोड़ा सा चल के, मीन 5-10 डिग्री चल के उसके बाद होता है। तो ये वो शनि का साइकिल था जब शनि ने गोल्ड जो है वो एक बार आपका 22-23 गुना बढ़ा दिया, एक बार आपका 6-7 गुना बढ़ा दिया। अब क्या वो सिचुएशन रिपीट हो सकती है? शनि एरिस में आएंगे 2027 जून में, एरिस में आ जाएंगे। अब एक और बात हुई थी, फिर इसका फंडामेंटल रीजन ढूंढने की वो कोशिश की, यार इतना क्या हो गया, मीन 22-23 गुने बढ़ गया। तो निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने करेंसी को डिवैल्यूट कर दिया था, उन्होंने डीलिंग कर दिया गोल्ड से। तो हुआ क्या, डॉलर 75% जो है वो डिप्रिशिएट हो गया। आज की डेट में हम देख रहे हैं डॉलर टूट रहा है, रुपये मजबूत नहीं हो रहा लेकिन डॉलर टूट रहा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। हमने डॉलर इंडेक्स 110 पे देखा, आज का डॉलर इंडेक्स 96-97 के आसपास है, 14% ऊपर से टूट गया, 12-13% टूट गया, है ना। अब मुझे लग रहा है कि ये सेम सिचुएशन बन रही है अमेरिका में आगे भी। डेट वाली जो निक्सन के टाइम पे बनी थी, ये ट्रंप के टाइम पे बन रही है। ट्रंप जितना मर्जी कुछ कर लें, कल ही एक डाटा आया, उनके वित्त मंत्री ने बोला कि जो टैरिफ है उससे $100 बिलियन का एक्स्ट्रा अर्निंग हो गया, ये हो सकता है $300 बिलियन पे जाए। $300 बिलियन पीनट है, $36 ट्रिलियन का मैं बता रहा हूँ $37 ट्रिलियन सर, $37 ट्रिलियन का कर्ज है। और ये ना ये ऐसे, ये बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक बच्चा ऐसा होता था जिसके पास बैट होता था। हाँ। वो बोलता था मैं पहले बैटिंग करूंगा, वो बल्ला लेके भाग जाता था। हाँ। ट्रंप वैसा व्यवहार कर रहे हैं। सही कह रहे हो। तो ट्रंप वैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली अमेरिका डूबने जा रहा है, ये अमेरिका डूबेगा और ये पूरी दुनिया को लेकर डूबेगा, क्योंकि वो डेट इतना बड़ा पाइल बहुत बड़ा डेट है, वो बहुत पाइल अप हो गया। इससे बचने का रास्ता नहीं मिल रहा अमेरिका को, इसलिए वो डेस्परेट हो रहे हैं। आपने देखा, मैंने पिछले 20 साल में 22 साल में अपने मीडिया वाले जो करियर में कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं देखा जैसे वो लैंग्वेज कैसी यूज़ कर रहे हैं अपने जो फेड चेयरमैन है पावेल के लिए। कल रात को उनका स्टेटमेंट था कि ही मस्ट रिजाइन। चलो ये तो चलो छोटा ठीक स्टेटमेंट है, उससे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट डम्ब ये वो पता नहीं क्या क्या यूज़ किया, ही इज गेटिंग सो डेस्परेट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिका में चीज़ें बिगड़ेंगी, उसका असर पूरी दुनिया में आगे नजर आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हो गया 2025 तक का। वो जो आपने जो बैक टेस्टिंग की है कि वो गुरु केतु नक्षत्र में, वो आगे अब कब आने वाला है? देखिए, इससे पहले जो 2025 वाला है, 2024 का हमने गिरावट देखा, अक्टूबर से शुरू हुआ। हमने 27 सितंबर 2024 को हाई मारा था। 26 अरे एक मिनट रुको, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं ना, लोग कहेंगे ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट। पहले तो आप ये बताओ, आपको ये एस्ट्रोलॉजी शौक कब से हुआ? बचपन से सीख रहे थे क्या? नहीं, मैं देखो, ये 2005 की बात है। 2005 हाँ, 2005 की बात है। मेरे को किसी सज्जन ने बोला कि नरेश आप बहुत मेहनत कर रहे हो, शार्प हो, पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। तो आई वॉज नॉन बिलीवर। मैंने कहा नहीं यार, मैं छोड़ो, गोली मारो, रहने दो, पंजाबी में, नहीं आप दिखाओ। मैं एस्ट्रोलॉजर को दिखाने चला गया। वो सज्जन जो थे उन्होंने आगे जाके मेरी एक पूजा कर दी, 18,000 रुपये लिया 2005 में। उस समय काफी बड़ी रकम थी उस समय। 2005 में 18,000 सर, इट वाज टू मच। मैंने कहा यार चलो, ये 18,000 लगने थे, अब लग गए, अब किसी का नहीं लगने देने। वहीं से वो बात आई कि अब अल्टीमेटली पता ना, मीन्स उस समय जितनी मेरी सैलरी थी उसका 60-70% वो 18,000 था। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा काम खराब हो गया, अब किसी का नहीं लगने दूंगा, जो मर्जी हो जाए। वहां से एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की और अननेसेसरी रेमेडी मैं देता ही नहीं हूँ, मुझे पता है। और एक अच्छी बात बताऊं, खराब ही अच्छी भी है, जिसकी वो पूजा की गई वो दोष शास्त्र में ही नहीं है। बताइए। वो दोष शास्त्र में ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। और उसी का सबसे ज्यादा बड़ा बाजार है, उसी का सबसे बड़ा बाजार है, करेक्ट। तो वो एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से शुरू हुई। मार्केट के अंदर भी मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी। इसी साल मैं नॉर्मल वीडियो चला रहा था, अपने सिंपल वीडियो चला रहा था, मार्केट के ऊपर वीडियो नहीं मैं डाल रहा था। तो मैंने देखा यार लोग कह रहे हैं निफ्टी 16,000 आ जाएगा, निफ्टी 12,000 आ जाएगा, निफ्टी पता नहीं कोई 19,000 बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा ये बाजार लग नहीं रहा, ये ऐसा होगा। मैंने मार्च की प्लानिटरी पोजीशन देखी,
मैंने कहा बाजार तो वापस आ रहा है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, गुरु ठीक है, यदि गुरु की पोजीशन ठीक है तो अल्टीमेटली बाजार ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने लिखा मार्च में निफ्टी की वापसी। वो वीडियो अपना वो चला क्योंकि सब तरफ नेगेटिविटी थी। फिर अप्रैल में मैंने लिखा बुल्स का डंका। हालांकि मेरे को पता था कि अप्रैल में ट्रंप एंड कंपनी ट्रेड डील लेके आ रही है, टैरिफ लेके आ रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, बाजार गिरेगा भी, लेकिन इवेंचुअली प्लानिटरी पोजीशन जो थी वो उसके फेवर में थी बाजार के, इसीलिए निफ्टी अप्रैल में 2500 पॉइंट बॉटम से रिकवर कर गया। ये इसीलिए मैंने कहा था, ये तीसरा पॉइंट आपने याद दिलाया। हाँ। आप जाके देख लीजिए वीडियो नरेश जी के, क्योंकि जिस समय ट्रंप आए उनका इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने दनादन दो जो बड़े डिसीजन किए, उसके बाद मार्केट एकदम से गिरा। तो लोगों को लग रहा है तो खेल खराब कर दिया। अच्छा, चूंकि वो इतने फिकल माइंड, तुरंत 2 दिन बाद कहा कि अच्छा 3 महीने का। और एक और चीज बताता हूँ आपको, छुट्टी। एक और चीज बताता हूँ, मैंने अपने वीडियो में बोली हुई है, शायद मेरे पेज पे होगा वो वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि जो संवत की कुंडली बनी है ना 29 मार्च 2025 को, चैत्र मास की प्रतिपदा को जो संवत शुरू होता है हर साल, ये इस साल 29 मार्च को हुआ था, उस संवत की जो कुंडली बनी थी उसमें सूर्य पीड़ित हो गया था। अब सूर्य सत्ता होता है, तो वर्ल्ड का सत्ता तो अमेरिका ही है। अमेरिका है। अब जब सत्ता का कारक सूर्य वीक हो गया, राहु केतु एक्सेस में चला गया, उसी दिन ग्रहण भी लगा था 29 मार्च रात को। राइट। तो उस दिन शनि की ढैया भी खत्म हुई थी लोगों की। शनि का राशि परिवर्तन भी हुआ, ग्रहण भी लगा था, उसी दिन संवत बना था, संवत की कुंडली बनी थी। तो मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि जितने भी राजा हैं, बीट शी जिनपिंग, बीट मोदी, बीट नेतन्याहू, बीट ट्रंप, ये सब पलटी मारेंगे। ये सब पलटी मारेंगे। ये वीडियो मेरे उसमें पेज में है। ये सब पलटी मारेंगे और लगातार वो पलटियों का सिलसिला तभी से चल रहा है। 29 मार्च के बाद के आप बयान देख लीजिए नेताओं के, सबके कहाँ से कैसे पलटी बज रही है। मैं चाहे वो डोमेस्टिक लीडर है, किसी स्टेट का सीएम है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो राष्ट्रपति है, कुछ भी है, ये संबंध जब तक खत्म नहीं होता अगले साल मार्च तक, आप बहुत बड़े बड़े यूटर्न देखेंगे। यूटर्न देखेंगे, वो दिख ही रहे हैं और डेली बेसिस पे दिखते हैं। अब बताओ वो, अच्छा, कि वो राहु केतु गुरु केतु के नक्षत्र में कब आने वाले हैं? अब देखिए, जो प्लानिटरी पोजीशन बनती है ना, सिर्फ गुरु का केतु के नक्षत्र में आना एक वो नहीं है। गुरु का पीड़ित हो जाना, गुरु का राहु केतु एक्सिस में आ जाना, गुरु के अष्टम या छठे भाव में शनि या सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का आ जाना, ये गुरु को ज्यादा पीड़ित कर देता है। इसको शटाष्टक बोलते हैं। जैसी 92 की गिरावट हुई है, 2000 की गिरावट हुई है, 2008 की गिरावट हुई है, या 2020 की गिरावट हुई है, उस समय सबकी सारी पोजीशन यही थी कि गुरु शटाष्टक में आ गए थे। तो एक डेट है 3 नवंबर 2026। 3 नवंबर 2026। हाँ, गुरु राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, गुरु केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, गुरु सिंह राशि में आ जाएंगे। यहां से बाजार में संभल कर चलना चाहिए और अगले 7 साल गुरु की पोजीशन खराब रहने वाली है। 3 नवंबर 2026 से अगले 7 साल। हाँ, अगले 7 साल। जैसा हमने देखा था जब बाजार गिरा था 2008 में, 8 जनवरी का निफ्टी था 6357, 13 दिसंबर 2013 का निफ्टी था 6357। 8 जनवरी 2008, दिसंबर 2013, 71 मंथ। इसके बीच में बॉटम लगाया था 2252 का, ये मार्च 2009 का लो था। वहां से इसने रिकवरी करने में, वही सेम लेवल लाने में 71 महीने लगा दिए थे। पीछे चलते हैं सन 2000 में। 2000 में निफ्टी जो था वो लगभग 1652 का था जनवरी में। सितंबर 2001 का निफ्टी था 849 का। 1652 से 849, 50% की गिरावट। वहां से दिसंबर 2003 निफ्टी अगेन 1652, मीन 48-47 महीने का समय नीचे से। यही 92 में हुआ था। 92 में खैर 20 महीने में रिकवरी हो गई थी। उस समय सेंसेक्स था, उस समय बाजार में इतने लोग एक्टिव थे नहीं, तो वहां पर 20 महीने लग गए थे वो सेम लेवल को वापस आने में। 92 जनवरी में टूटा था, और हाँ 92 जनवरी में टूटा, नहीं 1 अप्रैल 92 में टूटा था हर्षद मेहता वाले कांड में, और वो रिकवरी हुई थी जनवरी 2094 में। 20 महीने सेम लेवल पे सेंसेक्स उस समय आया था। तो आगे जो आ रहा है, हो क्या रहा है कि गुरु इस साल जैसे शीघ्र गति से आए हैं, पहले 3 में थे, 4 में आए, 5 में चले जाएंगे, 18 अक्टूबर को 5 में चले जाएंगे। गुरु नॉर्मली ऐसी इतनी तेज स्पीड में नहीं चलते। 2033 तक ऐसा हो रहा है कि गुरु तेज स्पीड में चलेंगे, अतिचारी रहेंगे। तेज स्पीड, इसको शीघ्र गति बोलेंगे, कुछ लोग अतिचारी बोल रहे हैं। अतिचारी बोल रहे हैं, नहीं, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अतिचारी नहीं है वो। अच्छा, गुरु की जो स्पीड होती है वो डेली 5 आर्क मिनट की होती है। ये यूनिट है इसको मेयर करने की स्पीड की। जो गुरु की आज की स्पीड है, जो इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, वो लगभग 11.12 के या 12 या 13 के आसपास आर्क मिनट पर डे की है। जो अतिचारी गति होती है वो
के आसपास की। तो ये शीघ्र है। हाँ, वो शीघ्र गति है। तो गुरु शीघ्र गति में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु शीघ्र गति में है तो 3, 4, 5 ऐसे राशि बदलते जाएंगे। जैसे भी 5 में आएंगे, 4 में आएंगे, 4 दिसंबर तक 4 में रहेंगे, फिर दोबारा वक्री होंगे, वक्री होकर दोबारा फिर 3 पे आ जाएंगे। गुरु अपना राशि का साइकिल साल में ही पूरा करेंगे। यदि गुरु का ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया ना, तो प्रयागराज वाला कुंभ डिस्टर्ब हो जाएगा। वो 12 साल बाद ही आएगा। वो गुरु जब 2 राशि में आएंगे तभी आएगा। तो वो नहीं डिस्टर्ब होगा। इस बीच गुरु की गति डिस्टर्ब हो रही है, और गुरु बार बार, आप चाहे 2029 का चार्ट देखिए, 2028 का चार्ट देखिए, 2030 का चार्ट देखिए, 31 का देखिए, 32 का देखिए, गुरु बार बार राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं, और गुरु बार बार शनि के एक्सिस में आ रहे हैं, षटाष्टक में आ रहे हैं। तो जब गुरु इतना पीड़ित हो रहा है तो बाजार कैसे रिकवर करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार लगातार गिरता रहेगा। बाजार एक बॉटम बना देगा 27 के बीच, 27 एंड मान लीजिए, 28 स्टार्टिंग मान लीजिए, एक बॉटम बन जाएगा। वहां से रिकवरी जो बनेगी वो 2033 तक, आगे फिर 3-4 साल जैसे हमने 2008-9 में देखा था वैसा हो सकता है। तो ये मुझे अब तक समझ में आया है। और इसी बीच 3 नवंबर 26 आप जो डेट बता रहे हैं कि वहां से बड़ा करेक्शन आ सकता है। क्रैश आ, करेक्शन नहीं, क्रैश भैया ध्यान से सुन लो। करेक्शन 2024 का था। क्रैश मतलब भारी गिरावट। हाँ, अब ठीक है ना। हाँ, भारी गिरावट आ सकती है, और वो गिरावट मतलब गिरने के बाद फिर वो यू शेप में चलता रहेगा बहुत दिन तक। हाँ, फिर उसकी रिकवरी शुरू होगी, और ये पूरा साइकिल 7 साल में पूरा 6-7 साल चलेगा। हाँ बिल्कुल, ये प्लानिटरी पोजीशन जो सजेस्ट कर रही है, जो सजेस्ट कर। हाँ, जो मैंने आपको बताया ना, वो 40 साल का मूव चेक किया गुरु का, वो अल्टीमेटली टिप्स पे तभी ये चीजें, क्योंकि हर साल की गुरु की मूवमेंट देखी हुई है और उसको मार्केट से रिलेट किया हुआ। तो अभी आप 16 महीने का टाइम दे रहे हो खाली। हाँ, तो 16 महीने देखिए लोगों के राहत के लिए। नहीं, उससे पहले आप निफ्टी नया हाई पे देखेंगे ना। हाँ, नहीं, चलो उससे पहले आप निफ्टी नए हाई पे देखेंगे। हाँ, निफ्टी का आपको नया हाई मिल जाएगा, मुझे लग रहा है इसी साल में, अगस्त में ही आप लेके चलिए। हो सकता है जुलाई में मिल जाए, 15 जुलाई के बाद चीजें निकलेंगी। शनि जैसे ही वक्री होंगे, बाजार निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से कोई ना कोई एक सेक्टर ऐसा आएगा, कोई ना कोई एक चीज ऐसी नया हाई तो बनेगा, लेकिन टोटल आप अभी हमको जो है, मान लीजिए निफ्टी 32,000 पे जाता है, लेट्स सी, वैसे तो 28,000 का लेवल एक निकल रहा है, टेक्निकली भी 28,000 का निकल रहा है। मान लीजिए निफ्टी 32,000 पे जाता है, तो 18,000 के लिए तैयार रही है। लेकिन ये अब नहीं होगा, ये तब होगा जब मैं प्लानिटरी पोजीशन बता रहा हूं, इसलिए वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक व्यू है जो मुझे समझ आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। ये इससे होगा क्या नीरज जी, मैं बता रहा हूं। हमारा देश जो है ना, वो बहुत मिडिल क्लास लोगों का देश है, और मिडिल क्लास ही देश को चला रहा है, और मिडिल क्लास ही सबसे पीड़ित है टैक्सेशन के मामले में। महंगाई सब कुछ उसी के ऊपर है, वो सारा हमें ही देना पड़ता है ना। तो मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है, उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे लगाए हुए हैं, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे लगाए हुए हैं, एसआईपी में पैसे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी क्या बनती है उसके आसपास, ये इसका सिग्नल आपको बाजार पहले देना शुरू कर देता है। हमने 2008 में भी देखा था, पता लग जाता है कि बाजार में कहाँ, जिस दिन पहला क्रैश आए, जिस दिन पहला सर्किट लग जाए, बाजार में से निकल जाना चाहिए। निकल के पैसा हेज फंड, किसी फंड में डालिए, इक्विटी में मत रहिए, डेट फंड में डाल लीजिए, गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बना लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड मुझे अच्छा लग रहा है, तो पहली बात तो आप अपने पोर्टफोलियो को अभी मैनेज करना शुरू करिए, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिए। सिर्फ इक्विटी में मत रहिए। इक्विटी में रहेंगे तो जब क्रैश आएगा तो बहुत बुरे फंसेंगे, और बुरे फंसेंगे तो इससे बाजार के साथ ना सपने बहुत जुड़े हैं लोगों के। Absolutely. किसी को बेटे के विदेश में पढ़ाई का सपना जुड़ा हुआ है, किसी को बेटी की शादी का सपना जुड़ा हुआ है, किसी को मकान लेना है पूरी उम्र की पूंजी जोड़कर। बाजार तो नहीं देखेगा, सेंटीमेंट एक बार खराब हुआ बाजार नीचे। आप देखिएगा कोरोना में जिनका लगा हुआ था अपना SIP, कोरोना में क्या हुआ था, 2 महीने में बाजार 40% गिरा, लोगों की SIP 50% गिर गई थी। तो जब वो 50% गिर जाएगी, मान लीजिए लोग जो कोरोना के बाद भी बाजार में आए हैं, 5-6 साल का जो जमा पूंजी है, जिसने किसी ने 1,000 रुपया महीने लगाया, किसी ने 2,000 महीने लगाया, तो वो जो जमा पूंजी जब 2026 के आसपास जाके लग रहा है कि बाजार गिरेगा, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी लिक्विडेट करके बाहर बैठना चाहिए। एक दूसरा, आपके पास उस समय के लिए पैसा अकोमुलेट होना चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कोई एक डेट बता दीजिए जब बाजार गिरेगा और हम उसके लिए पैसा रख ले। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं ना मार्केट में। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये है कि अभी आपके पास, जैसे आपने बताया कि 16 महीने बता रहे हैं, ये 16 महीने फंड अकोमुलेट करने का मौका है। आप इस समय इक्विटी में अकोमुलेट कर लीजिए, चाहे आप किसी सेक्टोरियल फंड में लगा दीजिए, किसी ETF में लगा दीजिए, गोल्ड सिल्वर में लगा दीजिए, पैसा लगाइए, वहां से तब बाहर निकलिएगा। और उस समय जब यह बाजार में क्रैश आएगा,
करेक्शन नहीं, क्रैश आएगा। क्रैश आएगा। करेक्शन अभी आएगा अक्टूबर में, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है क्योंकि गुरु शटाष्टक में चले जाएंगे। हो सकता है कि कुछ 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच हमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिले। ये सिर्फ गुरु के कारण नहीं हो रहा, बाकी प्लैनेट भी शटाष्टक में चले जाएंगे, उसके कारण भी बाजार गिर सकता है। तो ये एक मोटा 45 दिन का पीरियड है इस साल का, जब हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रैश एक्चुअली में अगले साल में आएगा। जून से आपको सिग्नल मिलने शुरू होंगे, जैसे ही गुरु राशि बदलेंगे। गुरु अगले साल 3 या 4 जून के आसपास कर्क राशि में जाएंगे, वो फिर अगेन शटाष्टक में आ जाएंगे। तो वहाँ से हो सकता है आपको सिग्नल मिलने शुरू हो, लेकिन क्रैश तब शुरू होगा जब केतु के नक्षत्र में आएंगे। केतु का नक्षत्र वही, पता है नरेश भाई, जितने लोग ये शो देख रहे हैं ना, ये सब इसको सेव करके रख लेंगे। मैंने कहा सेव करिए और हिसाब लेंगे आपसे। मैंने कहा पूरा हिसाब लीजिए, पूरा हिसाब लीजिए। जब देखिए ये सारे जो तथ्य हैं ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, बाजार का डाटा पब्लिक डोमेन में है, गुरु का नक्षत्र पब्लिक डोमेन में है। आप 92 का नक्षत्र चेक कर लीजिए, 2000 का कर लीजिए, 2008 का कर लीजिए, 2020 का कर लीजिए, 2026 में भी आ रहा है। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक चीज बार बार नहीं हो सकती, यदि वो हो रही है तो कुछ कारण है, तो कुछ कारण है उसका, बिल्कुल। और वो नजर आ रहा है क्लियर कट चार्ट के ऊपर। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर अगले महीने की प्रेडिक्शन देखता है, 7 साल बाद की प्रेडिक्शन देख रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये ओपनली मैं बोल भी इसलिए रहा हूं क्योंकि छोटे निवेशक का भला होना चाहिए। वो बहुत फंस जाएगा नीरज जी। मुझे कोरोना याद आ रहा है, बहुत सारे लोग फंसे थे, मेरे अपने सज्जन थे उसमें जो फंस गए थे, जिन्होंने पैसा लगाया था उसमें। नरेश भाई अभी भी लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए मार्केट 25,500 पे आ गया निफ्टी। अपना अपना पोर्टफोलियो देखो, फिर बताओ कि क्या आप अक्टूबर में जो आपका गेन था उतना ही पोर्टफोलियो लेवल प्रॉफिट है क्या। तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे अपने आप को रोल ओवर करता है, और फिर आपको लगता है तो इंडेक्स का ऊपर जाना और आपका पोर्टफोलियो जो पिछले साल सितंबर 2024 में 40% ऊपर चल रहा था, क्या आज भी 40% ऊपर है? नहीं होगा। हो सकता है रेड में हो या 10-20%, बहुत किस्मत वाले 20% ऊपर होगा। बिल्कुल। सो इसलिए चीज़ों को बड़ा ध्यान से ये सुनना चाहिए। जो कैलकुलेशन है सारी, ये डराने के लिए नहीं है, ये हाँ, बेसिकली तैयार करने के लिए है। मींस कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, थंबनेल ही ऐसा होता है, निफ्टी क्रैश। मींस ऐसे नहीं करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, हाँ तैयार जरूर करेंगे। अलर्ट तो रहनी चाहिए, अलर्ट रखेंगे, क्योंकि बाजार में जो अलर्ट नहीं है फिर वो डूब जाएगा। अपना पोर्टफोलियो अभी से मैनेज करना शुरू कर देना चाहिए। उसको थोड़ा सा इक्विटी में रखिए, डेट में रखिए, गोल्ड सिल्वर में रखिए, ताकि जब क्रैश आए तो आपके ऊपर इम्पैक्ट मिनिमम हो। आपकी कुंडली में 8वें घर में केतु है क्या? मेरे लगन में केतु है। लगा, अरे ये देखा, ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग 8वें तक ही पहुंचे थे तो लगन में केतु है। केतु का ऐसा ग्रह होता है जो मुझे थोड़ी वो लिटिल बिट टू सेंट कि केतु अगर आपका लगन में है ना, तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं बहुत आराम से। वो रिसर्च बहुत करवाता है, बहुत रिसर्च कराता है। और 8वें में तो आप मतलब फिर स्पिरिचुअल और ये सब करेंगे, तो इसलिए मैंने पूछा। लेकिन आपको तो लगन में तो फिर ये तो आपका एकदम नेचुरल अष्टम में भी अच्छा होता है जो अकल्ट साइंस कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम सीक्रेसी का भाव होता है, साइंस है। वहीं से जो है वो एस्ट्रोलॉजी आती है। तो जिनका केतु अष्टम में भी होता है वो भी डीप डिगिंग बहुत करते हैं, बहुत डीप तो मैं तो सर, ये आप डाटा आपने देखा 120 साल का डाटा शनि का और गोल्ड का, और ये सारा ये कोशिश की है कि कुछ ना कुछ लोगों का भला हो जाए। और एक और बात बताता हूँ, मेरे अपने यूट्यूब के वीडियो के ऊपर कोई भी वीडियो प्रीमियम नहीं है। हाँ, कोई भी वीडियो प्रीमियम नहीं है। किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट को लॉक नहीं किया गया। डिसेबल कर सकते हैं ना आप? हाँ, नहीं करना, जो लिखना लिखो। जो लोग अपनी राय दीजिए, सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलती देखिए, जिस समय जो हमने बात की, जिस समय एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई उस समय मार्केट नहीं था। आज मार्केट है, हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उसको रिलेट करेंगे, बेटर करेंगे। जो होता है ना, पंजाबी में बोलते हैं मदानी मारेंगे, उसमें मक्खन निकलेगा, निकलने देंगे। आज किसी का हो सकता है कि कैलकुलेशन के कारण नुकसान हो जाए, वो भी मैं उसमें डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो को देखकर ट्रेड मत करिएगा। लेकिन कल को यदि हम इतने कंफर्म हो जाएंगे जैसे केतु वाले मामले में है, तो किसी को सही सलाह दे देंगे ना कि बाजार भाई टूट रहा है, नहीं आना बाजार में। तो ये तो करेंगे ही करेंगे, इसके ऊपर आगे भी जारी रखेंगे। और हाँ, इतना जरूर है कि आप डेली इसके ऊपर अभी इतना नहीं रिलाई कर सकते। हाँ, थोड़ा कर सकते हैं। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा की पोजीशन देख के, आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की पोजीशन है, उस चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा यदि धन भाव में है, आय भाव में है, यदि कर्मस्थान में है, तो आप प्रॉफिट लेकर निकलोगे, वो समझ आता है। लेकिन यदि आपकी चंद्र कुंडली से चंद्रमा ही अष्टम 12 में चला गया, तो बाजार चाहे भाग रहा हो, आप लॉस खा के निकलोगे। तो इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपकी दशा के ऊपर। ऐसा मार्केट में होता है ना कि जैसे मान लो पूरा मार्केट
करेक्शन में मान लीजिए या क्रैश में, तो सारा दिन नुकसान थोड़ी करता, कुछ लोग फायदा भी कमाते हैं, शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं। कुछ 52 वीक हाई में भी होते हैं, कुछ शॉर्ट करके कमा लेते हैं। तो वो इंडिविजुअल कुंडली पे भी बहुत असर करेगा। तो हम लोगों ने क्या तीन महत्वपूर्ण मुद्दों में बात की कि एक तो हमने बैक टेस्टिंग कराई कि भाई प्रूफ, सबूत, हम तो वकालत वाले हैं, सबूत चाहिए दूसरा, कैसे इसको जोड़े कैसे कि एस्ट्रोलॉजी और मार्केट को, तो वो भी हमने सीखा। तीसरा हमने कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको कैसे देखना है और आगे क्या हो सकता है। तो जो हमारे ख्याल में अब तक शायद ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि 3 नवंबर 2026 के बाद क्रैश आ सकता है मार्केट में, उसके लिए ये प्लेनेटरी पोजीशन ही, और ये भी बैक टेस्टेड है। तो अभी है हम लोग पर, हम लोग उसको देखेंगे और ये वीडियो वैसे ही पड़ा रहेगा, बिना कुछ भी नहीं होगा, आप इसको जब मर्जी तब देखिएगा। और हम लोग चीजें जून में शुरू हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, आपको अगले साल जून में समझ। लेकिन मुझे जो एग्जैक्ट डेट पॉइंट टू पॉइंट जो करेक्शन आ रही है ना, वो नवंबर में ही आ रही है। वो नवंबर में आएगी, और नवंबर से लेकर 27 जनवरी 2027, ये ज्यादा 2 महीने, 27 जनवरी 2027 तक काफ़ी बुरा समय मार्केट के लिए हो सकता है। तो अगेन हम लोग ये कह रहे हैं आपसे कि आप इसको एक टूल की तरह यूज़ करिए, जैसे आप बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। आपकी मर्जी तो अपना भी यूज़ करें, वो आपकी चॉइस है। इस शो को देख करके आप सिर्फ ट्रेड करने के बाद में क्या नरेश जी ने ऐसा बोला था, ये भी मत करिएगा। आप जिससे आपको सबसे भरोसे की राय मिलती हो, आप उससे राय लीजिएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमने अपने दर्शकों से ये प्रॉमिस किया जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया था कि आपकी लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हो, फाइनेंस के डिसीजन, मार्केट के डिसीजन, करियर के डिसीजन, शादी के डिसीजन, उसमें अगर हम 1% आपको कंट्रीब्यूट कर सकें डिसीजन लेने में जी, तो वो मैं करूँगा। बिल्कुल, इसलिए मैं आपके पास आया कि चूंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रही है, बिल्कुल, ये एक तरीका है, तो हमारे दर्शक इससे महरूम क्यों रहें? बिल्कुल। भाई अगर किसी को विश्वास हो तो सीख ले। जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं, जब अरे भाई मैंने 2 उदाहरण अपने पर्सनल दिए आपको कि वैसे भी आप अपने आस पड़ोस देखिए, हर बड़ा आदमी, हर सक्सेसफुल सेठ आदमी इसको मानता है। पब्लिकली थोड़ा आदमी एक्सेप्ट करने में झिझकता है, क्यों झिझकता मुझे नहीं पता। मैं तो खुलेआम कहता हूँ मेरे को बिलीव है, मैं मानता हूँ, आप मत मानो। लेकिन आप इसको एग्जैक्टली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वरना आप इस टाइम पर लिख दीजिए कि मैंने फंडामेंटली ये टारगेट निकाला, ये हो के रहेगा। आप लिख दीजिए इस टाइम पर, वो भी नहीं लिख सकते आप, जिसको तो आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसको भी आप उसी तरीके से देखें। ना मैं ये कह रहा हूँ 100% मानिए, ना मैं कह रहा हूँ उसको डिस्कार्ड करिए। इट्स वन ऑफ द टूल। तो ये तो हम लोगों की पूरी चर्चा थी। अब इसके अलावा कोई और बड़ी भविष्यवाणी अच्छी वाली करना चाहते हैं आप, ये बताओ। अच्छी वाली तो यही है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा। नहीं, मार्केट के अलावा कुछ और। मार्केट के अलावा देखिए, जो शनि का मूव है, जैसे 1907 वाला साइकिल हमने शुरू किया, तो शनि का मूव वर्ल्ड ऑर्डर को हर बार जो है वो रीसेट करता है, हर बार रीसेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो शनि रीसेट करेगा उसमें इंडिया गेन में रहेगा, इंडिया काफ़ी गेन करेगा उसमें, क्योंकि इंडिया की पोजीशन इकोनॉमिकली भी बेटर हो जाएगी। अदरवाइज यदि हम अलायंस देखें, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखें, वहाँ पर भी हम गेन कर जाएंगे। जो इस बार जो रीसेट हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होगा अगले 7 साल में, ये होके रहेगा। ये पिछले 120 साल में भारत जो है डोमिनेंट पोजीशन में होगा। तो चलिए इसी अच्छे नोट पर इस शो को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। और आप लोग इसको देखिए, अपने कमेंट लिखिए, कोई कमेंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। आपका जो विचार आता है उसको लिखिए, हम लोग उससे सीखेंगे। अच्छा हाँ, इसको और रिफाइन करें और अच्छे तरीके से करें, ये हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एस्ट्रो नरेश का भी एक स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आपको इस तरह की वीडियो रोज़ मिलते हैं लगभग, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, उसको भी देखिए। और फ़ायदा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपका फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच।